मंगोलिया, द एम्प्टीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे खाली देश है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको छिपे हुए मंदिर, हरी भरी बड़ी बड़ी घाटियां और ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने जीवन को रंगीन तरीके से जीते हैं। यहाँ की प्रकृति और घूमते हुए जानवरों के झुंड और सदियों पुरानी परंपराएं यहाँ आज भी फल फूल रही है। दोस्तों, आज मैं आपको द नॉलेज के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो मंगोलिया की सच्ची आत्मा को महसूस करने का मौका देगी। हम इस विशाल और शांत देश में बिखरी अद्भुत जगहों को खोजेंगे और यहाँ की सादगी में छुपी सुंदरता को समझेंगे और इस भूमि से जुड़े गहरे जुड़ाव को महसूस करेंगे और आपको इस देश की ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। ये देश पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जमीन से घिरा हुआ देश है और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 2 लोग ही बसते हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे देश की आधी से ज्यादा आबादी उसकी कैपिटल सिटी में बसती है और बाकी लोग इस देश के विशाल पठारों, रेगिस्तान और मंगोलिया के बड़े बड़े मैदानों में फैले हुए हैं। और वहाँ के ये बड़े बड़े मैदान आज दुनिया के सबसे रेयरेस्ट बचे हुए स्टेप्स है। ये इतनी विशाल भूमि है कि यहाँ पर किसी को भी कंजक्टेड महसूस बिल्कुल नहीं होगा। मंगोलिया की ये विशाल भूमि ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है जो बारिश को रोकते हैं और यहाँ की धरती को सूखा और कठोर बनाते हैं। मंगोलिया की सर्दियाँ बेहद ही कठोर होती है, जहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है क्योंकि यहाँ पर साइबेरियाई हवाएं बहती है। लेकिन यहाँ की गर्मियाँ इससे विपरीत +38 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है और यहाँ पर बारिश नाम मात्र की होती है। इसलिए यहाँ की अधिकांश भूमि शुष्क है और खेती के लिए यहाँ पर बस एक छोटा सा हिस्सा ही उपयुक्त है। इस चुनौतीपूर्ण पर्यावरण ने मंगोलिया की अविश्वसनीय संस्कृति और साहसिक खानाबदोश जीवन शैली को जन्म दिया है जो 13वीं शताब्दी से आज तक लगभग अपरिवर्तित है। यानी कि सदियों तक यहाँ पर लोग एक ही तरह की जीवन शैली को जिए हुए हैं। वहाँ उत्तरी मंगोलिया के क्षेत्र में डुआ लोग आज भी अपनी अनोखी परंपरा बारासिंगा के पालन और जानवरों पर निर्भर रहने की अपने पुराने नियमों को अपनाए हुए हैं, जिनके पहनावे, वस्त्र और भोजन भी कई हद तक जानवरों पर ही निर्भर है। दूसरी ओर पश्चिम मंगोलिया के लोग, जिन्हें कजाक खानाबदोश कहा जाता है, ये लोग अपनी प्राचीन कला के अनुसार बाज यानी कि ईगल से शिकार करवाते हैं। आज भी मंगोलिया की आबादी यहाँ के परंपरागत गोल तंबुओं में रहती है और अपने पशुओं के साथ जीवन निर्वाह करती है। इन तंबुओं को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये खानाबदोश जीवन के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। हालांकि इस परंपरागत जीवन में उन्होंने जरूरत के मुताबिक आधुनिकीकरण को भी अपनाया है। इन लोगों के घरों में सोलर पैनल्स भी देखे जाते हैं। यहाँ के जीवन का एक अभिन्न अंग वहाँ के घोड़े भी है। यहाँ पर घोड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ के बच्चे को बहुत ही छोटी उम्र से घुड़सवारी करना सिखाया जाता है। प्रकृति के साथ इनके गहरे जुड़ाव का जश्न जुलाई महीने में मनाया जाता है और इस उत्सव में प्रमुख खेल कुश्ती, तीरंदाजी और लॉन्ग हॉर्स राइडिंग होते हैं। इन खेलों की जड़ें सदियों पुरानी है और ये खेल सदियों से योद्धाओं को पूर्ण रूप से तैयार रखने के लिए किए जाते थे। लेकिन मंगोलिया केवल अपनी युद्ध परंपराओं के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसका आध्यात्मिक पक्ष भी उतना ही मजबूत है। तिब्बत का बौद्ध धर्म यहाँ के दैविक जीवन और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करता है। यूं तो मंगोलिया में बुद्ध धर्म 4वीं शताब्दी में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन तब उसे उतना अवकार नहीं मिला। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के टाइम में भी बुद्ध धर्म को इतना तुल नहीं मिला, लेकिन चंगेज खान के पुत्र कुबलाई खान के शासन के दौरान तिब्बती बुद्ध धर्म को मंगोलिया में प्रोत्साहन मिला और 16वीं शताब्दी में अल्तान खान ने तो न सिर्फ बुद्ध धर्म को अपनाया, बल्कि उसे दलाई लामा की उपाधि भी मिली, जिस वजह से तिब्बत और मंगोलिया के बीच बुद्ध धर्म के माध्यम से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। और 17वीं शताब्दी में बुद्ध धर्म मंगोलिया का सबसे प्रमुख धर्म बन गया और यहाँ से ही मंगोलिया में लामाओं और मठों का महत्व बढ़ा।
अब दोस्तों ये खान शब्द सुनकर मिसगाइड मत हो जाना। खान एक्चुअली मंगोलिया से ही जन्मा एक शब्द है, जहाँ पर खान का मतलब होता है शासक या सम्राट। और अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट में ये जो खान शब्द है वो मंगोलिया से ही आया है। अब आज की बात करें तो आज मंगोलिया की 51% जनता बुद्ध धर्म को फॉलो करती है और 40% जनता जो है वो नॉन रिलीजियन है, यानी कि वो किसी भी संप्रदाय में नहीं मानती। और बाकी के जो 9% लोग हैं वो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स में डिवाइड है। तो फ्रेंड्स, स्टिल टुडे अभी भी मंगोलिया की आधी से ज्यादा प्रजा बौद्धिस्ट है। आज इस देश में इन टोटल 35 लाख से भी कम लोग बसते हैं, लेकिन इस देश में हमेशा से इतनी कम आबादी नहीं थी। सदियों पहले मंगोलिया में मिलियन से भी ज्यादा लोग बसते थे और इस हिसाब से तो अगर वो फलते फूलते तो आज की वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से ये लोग करोड़ों में होने चाहिए थे। लेकिन एक बड़ी आबादी खत्म हो जाने के बाद मंगोलिया की आबादी फिर तेज गति से बढ़ ही नहीं पाई। अब एक जमाने में इस मंगोलिया की 80% पॉपुलेशन बस एक ही वॉर में एक झटके में खत्म हो गई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त, चले जानते हैं मंगोलिया का इतिहास। साल 1200 के आसपास की बात करें तो मंगोलिया आज जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस समय मंगोलिया कुछ ऐसा दिखाई देता था। तब मंगोलिया में चंगेज खान का राज था। इनफैक्ट इस पूरे रीजन में चंगेज खान का राज था, यानी कि पैसिफिक ओशन से कैस्पियन सी तक और रशिया से तिब्बत तक ये एक देश फैला हुआ था, जिसमें चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया के कई पार्ट और मिडल ईस्ट भी आ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के मौत के बाद इस पूरे एरिया को उसके ही वंशजों ने अलग अलग पार्ट में बांट दिया, जिसमें से जो आज का मंगोलिया है ये इतना सा भाग उस रीजन में राज करने लगी जुंगार डायनेस्टी। अब दोस्तों, इतनी जंगें लड़ने के बाद, इतनी खुमारी होने के बाद कोई भी कौम या कोई भी प्रजा जंग के असली चेहरे को पहचान लेती है। जंग में कोई भी पक्ष नहीं जीतता है। जंग में जीत सिर्फ मौत की होती है और इंसान अपना ही क्रूर चेहरा उस जंग में देखता है। इन सब बातों की जब मंगोलिया के लोगों को इंसाइट हुई तो वो लोग शांति के लिए बेचैन हुए, क्योंकि उनके लड़ाके बहुत जंगें लड़ चुके थे। मंगोलिया की बात करें तो उसी वक्त, यानी कि इतनी जंगों के बाद बौद्ध धर्म तो वहां पहुंच ही चुका था और शांति की प्राप्ति के लिए कुछ ही सालों में मंगोलियंस भी आखिरकार बुद्धिज्म को अपनाने लगे। और इस एक विचारधारा की वजह से पूरे मंगोलिया में अब शांति का माहौल छा गया था। ये मंगोलिया के लोग बौद्ध धर्म को अपनाकर एक शांति दूत की तरह जीते रहे। लेकिन 17वीं शताब्दी आते ही चाइना में एक राजवंश पैदा होता है जिसका नाम था क्विंग डायनेस्टी। और ये क्विंग डायनेस्टी के लोग मंगोलिया के खून के प्यासे थे, क्योंकि कुछ डेकेड्स पहले मंगोलिया के चंगेज खान ने चीनियों की धरती को हड़प लिया था और चीन के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा था। अब चीन की ये डायनेस्टी मंगोलिया से बदला लेने पर तुली थी और खुद भी विस्तारवादी ही थी। अब फ्रेंड्स, इसी बदले की आग में क्विंग डायनेस्टी मंगोलिया पर चढ़ पड़ी जब मंगोलिया में जुंगार डायनेस्टी राज कर रही थी। और इन दोनों के बीच साल 1687 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और ये युद्ध मंगोलियाई लोगों के लिए इतना भयावह साबित हुआ कि इस वॉर में मंगोलिया की 80% पॉपुलेशन, जी हाँ, मंगोलिया के 80% लोग खत्म हो गए। जब टोटल मंगोलिया की पॉपुलेशन होती थी 10 लाख, जिसमें से 8 लाख मंगोलियन लोग खत्म हो गए। इस बुरे वक्त को आज भी मंगोलिया के लोग अपने ऊपर हुए एक मसकर, एक बड़े जेनोसाइड के रूप में याद करते हैं। सोचिए दोस्तों, किसी एक देश की ऑलमोस्ट 80% आबादी, यानी कि हर 10 में से 8 लोग मारे जाए, उस देश के लोगों पर क्या गुजरी होगी। इसके बाद चीनियों ने और क्विंग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर करीब 200 सालों तक राज किया। अब दोस्तों, इस खुआरी के पीछे इतिहासकारों का मानना है कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी भी थी। दोस्तों, बुद्धिज्म एक शांति प्रिय संप्रदाय है, लेकिन हमेशा के लिए शांति प्रिय ही बने रहना ये कहाँ का न्याय है, जब आपके शांति प्रिय बने रहने से आपका ही अंत हो जाए। एक एग्रेसिव कौम जब मंगोलिया के पास चीन में पनप रही थी, तब भी मंगोलिया के लोगों ने शांति प्रियता को अपनाए रखा। वो एग्रेसिव नहीं हुए और उसी का परिणाम उन्होंने भुगता। अगर वहां पर उस समय एग्रेसिव शासक हुए होते तो शायद मंगोलिया की 80% आबादी खत्म नहीं हो जाती। यही प्रॉब्लम तिब्बत में भी हुआ। तिब्बत को चीन ने हड़प लिया क्योंकि तिब्बत में भी
बुद्धिस्ट लोग बहुत ही शांति प्रिय तरीके से बने रहे, चीन के एग्रेशन का सामना नहीं कर पाए। और यहाँ पर हम भारतीयों को भी समझना पड़ेगा कि अगर पड़ोसी हिंसात्मक हो तो हमें हमेशा शांति प्रिय नहीं बना रहना चाहिए। हिंसा का जवाब हिंसा से देना ही पड़ेगा। किसके लिए? तो सिर्फ अपने खुद के अस्तित्व के लिए। क्योंकि अगर हम अहिंसा परमो धर्म लेकिन धर्मे हिंसा तथैव च इस स्लोगन को नहीं अपना पाए तो सवाल हमारे अस्तित्व पर खड़ा हो सकता है और दुनिया के किसी भी देश को मंगोलिया और तिब्बत से सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।